अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो नॉवल मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है खुश्क आंखों के आंसू और इसके राइटर का नाम है अमरीन अब्दाल। ट्रेन आने में कुछ ही वक्त बाकी था। स्टेशन पर एक गहमा गहमी का समा था। किसी को अपने सामान की फिक्र थी तो कोई स्टेशन पर भागते बच्चों को पकड़ने की फिक्र में हलकान, तो कहीं कुलियों के सामान उठाए तेज़ी से उठते कदमों की आवाज़ें जो मुसाफिरों का मतलूबा सामान उठाए उनकी मतलूबा जगह पर रख रहे थे। उन सब के बीच चीज़ें बेचने वालों की फुर्तियाँ। एक ज़िंदगी थी जो स्टेशन पर रवा दवा थी और फिर दूर से आती ट्रेन की विसल ने तमाम मुसाफिरों को चौंकार कर दिया था। सब ही अपने सामान और बच्चों को पकड़े गाड़ी के इंतज़ार में उठ खड़े हो चुके थे। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी, गाड़ी से उतरने और चढ़ने वालों के दरमियान जैसे गुमसान का रन पड़ चुका था। उतरने वाले को चढ़ने वालों से ज़्यादा जल्दी थी तो चढ़ने वाले को उतरने वालों से ज़्यादा उछलत। वो चूँकि अकेला और सामान के नाम पर फ़कत एक शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए हुए था, इत्मीनान से इन सब मनाजिर को देख रहा था जब उसके कानों में उस लड़की की रूहान सी आवाज़ पड़ी जो गाड़ी पर चढ़ने वाली खातून से मुखातिब थी। वो चूँकि साइड पर खड़ा उसके गाड़ी पर सवार होने का मुंतज़िर था, उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो 17-18 साल की लड़की थी जो अपने सामान पड़े भारी बैग को उठाकर गाड़ी में रखने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अरे उठा भी ले, गाड़ी चल पड़ेगी। गाड़ी के अंदर खड़ी औरत ने उसे डपटा। कैसे उठाऊं? क्या ज़रूरत थी इतना सामान जमा करने की? इतनी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ, मेरे बाजू टूटने वाले हो गए। वो लड़की तंग आकर बोली। अरे बेटा, तुम खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? ज़रा यह बैग उठाकर गाड़ी में रखवा दो। उस औरत ने उस लड़की से नज़रें हटाकर उसे मुखातिब किया तो वो जो वाकई कभी उस औरत को और कभी लड़की को की तरफ देख रहा था, उनकी मुखातिब करने पर सटपटा सा गया था। जी मैं उठा कर रख देता हूँ, उस लड़की को पीछे हटने का इशारा करते हुए कहा। रवानगी की विसल पूरी शिद्दत से शोर मचाने लगी थी। हाय अम्मी, गाड़ी चलने वाली है, अगर मैं यही रह गई तो? बड़े बड़े आंखों में खौफ समाए वो अपने दोनों हाथों को ज़ोर ज़ोर से झटक कर बोली। ऐसा करें, आप पहले चढ़ जाएं गाड़ी में। उसने बैग को एक तरफ अपनी सिम घसीटते हुए कहा, ताकि तुम हमारा सारा सामान लेके भाग जाओ। आंखों को सुकेड़ते उसने मशकूक अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो उसकी इस बात पर तो उछल कर ही रह गया था। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देता, रेंगती हुई गाड़ी को देखकर वो उसे पीछे करती जल्दी से गाड़ी में सवार हो चुकी थी। आपका सामान लेके भाग जाऊं? जाने की उसे शरारत सूझी थी। लड़की की आंखों में हैरानी उभरी। गाड़ी थोड़ी और तेज़ हुई थी। अरे लेडीज़ कपड़े ही हैं, आप क्या करेंगे? वो जल्दी से बोली। इससे पहले गाड़ी मज़ीद तेज़ होती उसने जल्दी से बैग उठाकर भागते हुए गाड़ी के अंदर फेंका और ख़ुद भी उठ गाड़ी का डंडा पकड़कर जल्दी से गाड़ी में सवार हो गया था। बोगी के अंदर लोग जगह लेने के लिए झगड़ रहे थे। मिजान ने झांक कर दूसरी बोगी का मंजर देखा। वहाँ कुछ हम था। आंटी इधर आ जाएं, मिजान ने लड़की के सामने खड़े हुए उसी आंटी से कहा जो उनका बैग उठाकर दूसरी बोगी में ले आया। जल्द ही बैठने की जगह मिल चुकी थी। औरत और उसकी बेटी को सामने बिठाकर खुद सीट पर आ बैठा जहाँ 3-4 लड़के पहले ही बैठे हुए थे। बहुत शुक्रिया बेटा, आंटी ने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से उसकी तरफ देखा था और वो इट्स ओके आंटी कहकर गाड़ी की खिड़की से बाहर वाले मनाजिर को देखने में मगन हो गया था। ये आम सी मुलाकात थी, इतने ही आम जितनी के दिन में कई बार अनजान मिलने वालों लोगों के बीच हुआ करती है। लेकिन ये आम सी मुलाकात साबित हुई नहीं थी। वो फिर मिली थी। दुकान पर रश बढ़ता जा रहा था जब इमरान भाई ने ज़रा कस्टमर को देखना कहकर मुल्तजाना नज़रों से उसकी तरफ देखा था तो वो फ़ोन नीचे दराज में रख कर उठ खड़ा हुआ था। अभी एक कस्टमर को उसकी पसंद का चूड़ी सेट निकाल कर उसके हाथ में थमाया ही था जब वो अपनी सहेलियों के साथ दुकान में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, उसने मसरूफ़ से इमरान भाई को सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो गुड़िया? चूड़ियाँ कलाई में चढ़ाते हुए इमरान भाई ने औरत का हाथ छोड़ते हुए डब्बे में से मज़ीद चूड़ियाँ लेने के लिए अपने झुके हुए सर को ज़रा सा उठाया और सलाम करने वाली लड़की से उसका हाल दरियाफ़्त किया। मैं ठीक हूँ, वो चहकी थी और दूसरी खातून को चूड़ियाँ दिखा रहा था। मुझे हरे रंग की चूड़ियाँ, वो लड़की बोलते हुए रुकी थी।
आंखों को ज़रा सा सुकेड़ा। जी आपको क्या चाहिए? उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो चौंक गया। अरे आप! उसने उंगली उठाकर अपनी सुकड़ी हुई आंखों को खोला था। जी मैं। जाने क्यों मिजान की आंखों लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट उभरी थी, जो अगले ही लम्हे उसकी अगली बात पर झट से गायब हो गई थी। इमरान भाई, आपने अपनी दुकान पर एक और नया लड़का काम के लिए रख लिया है? वो पलटकर इमरान भाई से पूछ रही थी, जो चूड़ियों के पैसे काटने के बाद बकाया रकम उस औरत की तरफ बढ़ा रहे थे। अरे नहीं नहीं, ये तो मीरान है, मेरा भाई। ऐसे ही रावलपिंडी से छुट्टियां गुजारने के लिए आया है। अच्छा, मुझे भूरे रंग की चूड़ियाँ दे दें। वो लड़की फिर उनकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। मीरान, एमन को अच्छा सेट निकाल कर दिखाओ। इमरान भाई ने उसे हिदायत देते हुए दूसरे कस्टमर की तरफ मुतवज्जो हो गए थे और वो उसकी एमन नामी लड़की की तरफ। उसे 10 मिनट के बाद हरे रंग की खूबसूरत सी चूड़ियाँ पसंद आ गई थी। इमरान भाई पैसे चूड़ियों वाले शॉपर को उठाते हुए इमरान भाई से पूछने लगी, तुम 150 दे दो। वैसे तो मार्केट में इस चूड़ी का रेट 400 है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी शॉप पे ये 150 की है, इमरान भाई ने कहा। एमन ने हंसते हुए अपनी बैग की ऊपरी जिप खोलकर जैसे पैसे इमरान भाई की तरफ बढ़ा दिए थे। किसी और को मत बताना, इमरान भाई ने सरगोशी में उससे कुछ फासले पर खड़ी उसकी दूसरी सहेलियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। जवाब में एमन का सर जोर जोर से इस बात में हिला था। जो सेट इमरान भाई ने एमन को 150 रुपये का दिया था, वही सेट उसके दोस्त को 350 का सेल किया था। ये क्या था? हंसती मुस्कुराती लड़कियां जैसे ही इमरान भाई की दुकान से बाहर निकली, हैरान से खड़े मीरान ने उनसे दरियाफ्त किया था। ये रहा एमन का भाई, मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है। अब उसकी बहन से मुनाफा लेता अच्छा लगूंगा? उसकी बहन मेरी भी बहन है। इमरान भाई ने अपने सामने पड़े डब्बों को वापस उनकी जगह पर रखते हुए मीरान को बताया था। जवाब में तो इस बात पे सर हिलाकर वापस अपनी जगह पर बैठकर दराज से अपना फ़ोन निकाल चुका था। देख यार, ये चूड़ियों का काम हमारा पुश्ती है, सुकून से अपने कारोबार कर रहे हैं। तू भी खालू की दुकान पर उनके साथ बैठ। शुरू में 2-4 दिन तेरे जैसे नए जवान हुए 4 जमात तक पढ़ जाने वाले लड़कों को ज़्यादा महसूस होता है कि पढ़ लिख कर चूड़ियाँ बेचने बैठ गए, लेकिन फिर खुद ब खुद तेरा दिल लग जाएगा। फजूल की जिद छोड़, आखिर को तू उनका इकलौता बेटा है। दुकान का तू नहीं संभालेगा तो और कौन संभालेगा? इमरान भाई कहते हुए इसके पास पड़े स्टूल पर आ बैठे थे। जिद की बात नहीं है इमरान भाई, सच में मेरा दुकान पर बैठने का दिल नहीं चाहता। अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अब्बू है कि एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, आगे नहीं पढ़ना, नौकरी की इजाज़त है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। नौकरी भी करूँगा और साथ में पढ़ाई भी मुकम्मल करूँगा। मीरान के लहजे में अज़म था। उसका ये अज़म देखकर इमरान भाई ने चुप रहने में ही आफियत जानी थी और फिर वो 2 दिन के बाद फिर दुकान पर चली आई थी। मुझे नीले रंग की चूड़ियाँ देना। ने आने वाले चूड़ियों के सेट को इश्तियाक भरे अंदाज में देखती वो किसी मासूम सी बच्ची के माने लग रही थी, जो मेले में रंग बिरंगे खिलौनों को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही हो। मीरान उस वक्त दुकान पे अकेला था। इमरान भाई भी अभी कुछ देर पहले ही घर से खाना लेने गए थे। वो इसके मासूम चेहरे की तरफ देखता चला गया। दिखाए ना, चूड़ियों से नज़र हटाकर उसने मीरान के चेहरे की तरफ देखा। जाने उन लम्हों में कैसा फसूद था या फिर नज़रों में कोई असर, जो दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते चले गए। मीरान ने खूबसूरत नीले रंग की चूड़ियों को अपने हाथ सामने रखा और अपना हाथ एमन की तरफ बढ़ा दिया। एमन ने भी कान के अंदाज में अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसकी गोरी कलाई में नीले रंग की चूड़ियाँ सज गई थीं। उसने अपने हाथ को मीरान के हाथ से निकाला और जैसे ही अपने सर से सिरकते दुपट्टे को वापस रखने के लिए अपना हाथ उठाया तो चंद सी चूड़ियाँ उसकी कलाई में खनखना उठी थी। इससे पहले कि मीरान कुछ कहता, नबीला बेगम दुकान में दाखिल हुई थी। ले ली तुमने चूड़ियाँ? उन्होंने एमन से दरियाफ्त किया। उसने इस बात में सर हिला दिया। नबीला बेगम काउंटर पर खड़े मीरान की तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ लम्हों के बाद उनके चेहरे पर शनाइसाई के तासुरात उभरे थे। अरे तुम तो वही हो ना, रेलवे स्टेशन वाले? उन्होंने उंगली उठाकर मीरान से दरियाफ्त किया। उसने इस बात में सर हिला दिया। अम्मी ये इमरान भाई के खाला के बेटे हैं, रावलपिंडी से आए हैं। एमन ने जल्दी से मीरान का तारुफ करवाया। अच्छा, तो फिर तो घर के बच्चे हो। अरे कलसूम के बेटे हो तुम? उन्होंने मीरान की अम्मी का नाम लिया तो मीरान मुस्कुरा दिया। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं बेटा? नबीला बेगम ने पर्स खोलते हुए मीरान से दरियाफ्त किया। जी ठीक हैं, मीरान ने जवाबन नबीला बेगम को जवाब दिया था, मगर वो देखकर एमन की कलाई में मौजूद हरी चूड़ियों की तरफ रहा था।
मेरी तरफ से अपनी अम्मी को सलाम कहना और ये चूड़ियों के पैसे। उन्होंने कहते हुए 200 के नोट इमरान की तरफ बढ़ाए। रहने दे खाला, इमरान भाई नाराज़ होंगे कि एमन से चूड़ियों के पैसे क्यों लिए। मेरान ने उन्हें मना किया और फिर नमीला बेगम के बार कहने के बावजूद भी उसने एमन की चूड़ियों के पैसे नहीं लिए थे। जाने क्या बात थी, मेरान का दिल एमन की कलाई में मौजूद चूड़ियों पर अटक सा गया था। कितने ही दिन वो लाशूरी तौर पर एमन का मुंतज़िर रहा, लेकिन वो अब तक नई चूड़ियाँ लेने दुकान पर नहीं आई थी। मेरान को सख्त बेचैनी महसूस हो रही थी। कल से उसे दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पर जाना था और वहाँ जाने का मतलब ये था कि वह इमरान भाई की शॉप पर मज़ीद नहीं बैठ सकता। और वो एमन, मेरान ने बेचैनी से पहलू बदला और फारिग बैठे इमरान भाई की तरफ देखा, जो लंबी सी जमाई लेते हुए एक हाथ को मुंह की तरफ के सामने रख के और दूसरे हाथ की पहली उंगली से गर्दन को गुजार रहे थे। इमरान भाई, ये एमन कहाँ रहती है? मेरान ने हत्तुल-इम्कान अपने लहजे में लापरवाही से मुकर इमरान से दरियाफ्त किया था। यही हमारी गली से 2 गलियां छोड़कर। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? इमरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। नहीं, ऐसे ही पूछा। काफ़ी दिनों से चूड़ियाँ लेने ही नहीं आई थी तो इसीलिए पूछा। वैसे वो लड़की कितनी चूड़ियाँ खरीदती है? बस नहीं चलता आपकी दुकान की सारी चूड़ियाँ खरीद कर घर ले जाए। कौन इतना भी चूड़ियों का शौकीन नहीं होता जितनी ये लड़की है। मेरान ने कहते हुए इमरान की तरफ देखा, जो उसकी बात पर होने से हंस पड़े थे। लड़कियों के यही शौक़ होते हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, हार सिंगार करना। असल में एमन को ये शौक़ मैंने ही डाला है, इमरान ने कहते हुए फ़ख्रिया अंदाज में अपनी गर्दन को अकड़ाया। वो कैसे? आते जाते, मतलब कभी वो असद के साथ घर आती तो चूड़ियों का सेट उसके हाथ में थमा देता। कभी मैं असद के घर गया तो जाते हुए उसके लिए चूड़ियाँ ले गया। इमरान भाई कहकर हंसने लगे तो मेरान भी हंस पड़ा। अच्छा यार, मैं ज़रा जमील से मिला हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, इमरान अपनी जगह से उठते हुए मेरान से कहा था। कोई बात नहीं इमरान भाई, आज के दिन ही की बात है, कल से तो मैं खुद अपनी जॉब पे हूँगा, ऐश करें आप। मेरान ने जेब से अपने फ़ोन निकालते हुए शाहाना अंदाज में कहा था। कह तो ठीक रहे हो, साजिद को भी फ़ोन करता हूँ, इमरान भाई ने कहा और वापस चाय वाले की तरफ मुतवज्जो हुआ। बस 1 कप मेरान को दे जाओ, मैं जा रहा हूँ, इमरान ने चाय वाले लड़के से कहा था। अभी मेरान ने चाय का आखिरी घूंट खल्क से नीचे उतारा ही था जब वो खुशगवार हवा के झोंके के मानिंद दुकान में दाखिल हुई थी। आज वो अपनी सहेली के साथ थी। उसे देखकर मेरान खिल सा गया था। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आज सुर्ख रंग की चूड़ियाँ दे दूँ? मेरान के लहजे में मोहब्बत थी तो आंखों में उम्मीद। एमन ने इस बात में सर हिला दिया। मेरान ने फ़ौरन ही चूड़ियाँ सामने रख दी और एक कागज़ को एमन के सामने किया और पेंसिल को कागज़ पर सजा दिया। एमन ने इस्तेफामिया नज़रों से मेरान की तरफ देखा और फिर कुछ भी ना कहे बिना लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट से जाए अपना सेल नंबर उस पर लिख दिया और यूँ ज़िंदगी का मोड़ बदल गया था। मेरान जो नौकरी करने और पढ़ने के लिए आया था, मोहब्बत की राह पर कदम रख चुका था। जाने कब, कैसे, क्यों उसे एमन से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जो भी था, एहसास मोहब्बत ने उसके अंदर तफाखुर का सा भर दिया था। एमन उससे कहीं ज़्यादा उसकी दीवानी बन बैठी थी। शायद मोहब्बत की गहराई में वो इतनी जल्दी नहीं उतरता, लेकिन एमन उसे इतनी शिद्दत से चाहने का दावा करती। मोहब्बत के राह गुजर में अभी वो दोनों हाथ थामे उतरे ही थे कि तकदीर के जुल्म ने पलट डाला था। इस किताब ज़ीस्त के वर्क पर एमन के भाई की मौत दर्ज थी। असद रोड एक्सीडेंट में फोत हो गया था। ये वक्त एमन और उसकी माँ के लिए किसी की आमद से कम नहीं था। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो उन बेवा भाभी ने तो जैसे एमन को हंसना ही भुला दिया था। 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ जवान बेवा भाभी ने तो जैसे एमन को हंसाना ही भुला दिया था। रंग बिरंगी चूड़ियों की शिदाई एमन चूड़ियाँ पहनना भूल गई थी। खुद को संभालो एमन, उसे यूँ तो तकलीफ़ में देखकर मेरान बेचैन सा हो जाता था। ऐसा क्यों हुआ मेरान? वो बस एक ही सवाल किए जाती और मेरान किस्मत का लिखा कहकर उसे तसल्ली दिए जाता, मगर कोई भी तसल्ली उसके गमज़दा दिल का मरहम नहीं बन पा रही थी। और फिर इद्दत पूरे होने के बाद उसकी भाभी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मैके लौट गई थी। भाभी के घर वाले कहते थे कि हम अपनी जवान बेटी को सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं बिता सकते। असद भाई का जाना किस्मत में लिखा था, लेकिन हमारी बेटी सारी ज़िंदगी बेवगी की ज़िंदगी गुजारने पर नहीं
गुजारे ये नहीं लिखा। ये बताते हुए रो पड़ी थी और मीरान उसके आंसू साफ करके उसे खामोश करवाता रह गया था। जिंदगी जो भाई की जिंदगी में सबक रोई से गुजर रही थी, रुक कर रह गई थी। एमन का ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से था, जहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पर अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देते थे ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। असद को नबीला बेगम ने बेवकी और गुर्बत होने के बावजूद अच्छा पढ़ाया था और अब हालात बदलने शुरू हो गए थे कि असद ही मनो मट्टी तले जा सोया। नबीला बेगम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी इस उम्र और गम के साथ फिर उसे सिलाई मशीन को चलाती। घर के हालात देखकर एमन ने अपना ग्रेजुएशन छोड़कर स्कूल में नौकरी करने का फैसला किया। तुम जॉब मत करो, मैं हूँ ना, मैं वापस रावलपिंडी चला जाऊँगा, अब्बू और अम्मी को मना लूँगा। मेरे अब्बू की राजा बाज़ार में बहुत बड़ी दुकान है, वो संभाल लूँगा, खर्चा मैं उठाऊँगा, तुम बस पढ़ो। मीरान ने अपने पास बैठी एमन का हाथ थामते हुए बोला। लेकिन एमन ने कुछ कहना चाहा। तुम फिक्र मत करो, तुम और आंटी अब मेरी जिम्मेदारी हो और मैं कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मीरान ने कहते हुए अपनी जेब से पैसे निकाले और हेमन की हथेली पर सजा दिए। 10,000 हैं, घर का राशन और कुछ खर्चे पूरे हो जाएंगे, बाकी मैं जाते हुए तुम्हें मज़ीद पैसे भेज दूंगा। तुमने पढ़ना है हेमन, बहुत सारा पढ़ना है। मीरान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो बेख्तियार रो पड़ी। पागल। मीरान ने होले से उसके सर पर चपट लगाई और ड्राइंग रूम में दाखिल होती आंटी नबीला बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो उसके लिए चाय बनाकर लाई थी। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा, नबीला बेगम ने थके थके अंदाज में कहा था। एमन अब मीरान के पास से उठकर माँ के पास जा बैठी थी। ऐसे मत कहें आंटी, बेटा भी कह रही हैं और साथ में शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। आप और एमन अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं जल्दी अपने पेरेंट्स को लेकर आपके पास आऊँगा। मीरान ये कहकर एमन की तरफ देखा जिसके चेहरे पर सुर्खी खुली थी। ज़रूर ज़रूर, नबीला बेगम ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और मीरान से खाने की बाबत पूछने लगी। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मीरान ने नफ़ी में सर हिलाया और इधर उधर की बातें करने लगा। यूँ मीरान अपने ख्वाबों को एमन के ख्वाबों के एवज़ गिरवी रखकर वापस रावलपिंडी लौट आया। साजिद साहब और कुलसूम बेगम बेटे को जिद छोड़कर वापस आने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जब मीरान ने अपने अब्बू के साथ दुकान पर बैठने का ऐलान किया, इन दोनों को वर्ता हैरत में डाल दिया था। बेगम, ज़रा उठकर चेक तो करो, तुम्हारे बेटे के सर पर कहीं चोट तो नहीं लगी? साजिद साहब ने फिक्रमंदी से कहा तो मीरान अब्बू कहकर खसियाकर हंस पड़ा था। देर आए दुरुस्त आयत, इससे अच्छी और भला क्या बात हो सकती है बेटा? बरसों की मेरी दुकान है और ये दुकान मुझे बहुत अजीज़ है। मैं तुम्हें पढ़ने से मना नहीं कर रहा। तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन याद रखना कि तुमने अब मुझे मज़ीद आगे नहीं पढ़ना अब्बू। आप मुझे दुकान संभालनी है। मीरान ने साजिद साहब की बात काटते हुए कहा तो साजिद साहब ने एक बार फिर उलझ कर कुलसूम बेगम की तरफ देखा। इतनी तब्दीली, वो भी सिर्फ 2 माह में? ये बात इन दोनों मियाँ बीवी को हजम नहीं हो रही थी। और फिर दुकान पर बैठे मीरान को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था जब मीरान ने उनको एमन के बारे में बताया। वो दोनों एकदम खामोश हो गए थे, इतने खामोश कि मीरान घबराकर अपनी जगह से उठा और साजिद के कदमों में आकर बैठ गया। वो बहुत अच्छी है अब्बू। मीरान ने उनके घुटनों पर हाथ रखा। देखो मीरान, हर बात तुम हमें एक नई आजमाइश में डाल देते हो। वो लड़की जितनी भी अच्छी हो तब भी वो इस घर की बहू नहीं बन सकती, कुलसूम बेगम ने रसानत से कहा। लेकिन क्यों अम्मी? इसलिए कि तुम्हारी बचपन से ही बात रूमा से तय है, तुम्हारे नाना और नानी ये रिश्ता। कुलसूम बेगम की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी। मीरान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। प्लीज़ अम्मी, क्या ज़रूरी है हर बात आप मेरी खुशियों को यूं ही रद्द क्या करें? अब यह रूमा कहाँ से बीच में आ गई? मैंने आप इसके बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा। आप प्लीज़ एमन की बात करें, वो झुंझलाहट अमेज़ लहजे में बेबसी से बोला था। तुम्हारी ये बात काबिल कबूल नहीं है मीरान। रूमा से तुम्हारा रिश्ता आज का नहीं है, बरसों से है और ये बात तकरीबन ख़ानदान के सभी लोगों को पता है। हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है कि लड़के लड़कियां आपस में। हमने मुनासिब वक्त आने पर सोचा था तुम्हें और रूमा को इस बारे में बता देंगे और तुम्हारी खाला का तो फ़ोन आ भी चुका है। वो रूमा की शादी, अम्मी मुझे रूमा से शादी नहीं करनी है। मीरान ने गुस्से से उनकी बात काटी थी। तो फिर इसका मतलब है कि खदीजा के खदशात बिल्कुल ठीक हैं साजिद। तुम्हें हमने लाहौर इसलिए भेजा था कि तुम एमन नाम का टुनटुना अपने साथ ले आओ। तुम मेरे और मेरी बहन के बीच दूरियों का सबब बन रहे हो, और वो भी उस लड़की की वजह से जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कुलसूम बेगम ने गुस्से से अपने बेटे को घूरा था।
लेकिन मेरा ताल्लुक़ है अम्मी, एमन से मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैं उससे वादा करके आया हूँ कि मैं जल्दी अपने पेरेंट्स को उसके घर लेके आऊँगा। अम्मी, अब मुझे अपने वादे से फिर नहीं सकता। बेटा, अगर तुम अपनी 4 दिन की मोहब्बत से फिर नहीं सकते तो हम कैसे अपने बरसों की दी हुई ज़ुबान से फिर जाएं? तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो भी है एमन, इसे भूल जाओ और उरूमा के बारे में सोचो। साजिद साहब ने कहते हुए अपनी गोद में पड़े अखबार को सीधा करके अपने चेहरे के सामने कर लिया था। मीरान ने शिकवा भरी नज़रों से माँ की तरफ देखा, जो उसके शिकवे और शिकायतों को खातिर में ना लाते हुए अपने सामने पड़ी सब्जी की टोकरी खींच चुकी थी। मीरान ने एक ज़ोरदार ठोकर पास पड़ी हुई कुर्सी को मारी और घर से निकलता चला गया। साजिद साहब मीरान हाथ में मौजूद भिंडी और छुरी को टोकरी में फेंकते हुए कलसूम बेगम ने फिक्रमंदी से शौहर को पुकारा। तुम फिक्र मत करो, खुद ही 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अखबार लपेट कर रखते हुए साजिद साहब ने अपनी शरीक के हाथ को तसल्ली दी थी और अपने फ़ोन पर आगे आने वाली कॉल की जिसम मुतवज्जो हो गए थे। 4 दिन की बात 4 महीने के बाद भी वैसी की वैसी ही रही। साजिद साहब और कुलसूम अपनी बात से पीछे हटने को राज़ी नहीं थे और मीरान एमन नाम से 1 इंच भी पीछे हटने को राज़ी नहीं था। इन 4 माह में मीरान ने हर माह बाकायदगी से एमन को घर का खर्चा भेजा था और दोबारा उससे मिलने के लिए लाहौर भी आया था। दोनों बार वो ढेरों तोहफ़े और चीज़ों के साथ एमन से मिला था। इतनी सारी चीज़ें, एमन इतने शॉपिंग बैग्स देखकर पागल सी हो गई थी। बेटा, मैं तुम्हारी खाला के घर गई तो नबीला बेगम ने शॉपिंग बैग से नज़रें हटाते हुए मीरान की तरफ देखते हुए बात को अधूरा छोड़ा था। आंटी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं अम्मी और अब्बू को मना लूँगा। मीरान ने एमन की तरफ देखते हुए नबीला बेगम को तसल्ली दी थी तो एमन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसे मुस्कुराता देखकर मीरान भी दिल से मुस्कुरा दिया था और फिर बेटे की जिद और खुशी देखकर साजिद और कुलसूम को पसपा होना पड़ा था। यूँ मीरान की मंगनी खूब धूमधाम से एमन से कर दी गई थी। सॉरी इमरान भाई, मीरान ने इमरान के गले मिलते हुए करने ने शर्मिंदगी से कहा था। छोड़ यार, क्या सॉरी, अगर अरुमा मेरी बहन है तो एमन भी मेरी ही बहन है। किस्मत में ऐसा ही लिखा था। अम्मी और अब्बू को दुख तो हुआ था, लेकिन फिर मेरे समझाने पर खुश हो गए थे। खुश रहो, इमरान कहते हुए एक बार फिर मीरान के गले लगा था। मुबारक हो। सादा सी अरुमा मुस्कुराती हुई एमन और मीरान के करीब आई थी और दोनों को मंगनी की मुबारकबाद देने लगी थी। खैर मुबारक, एमन ने कहते हुए मीरान के बाजू को जकड़ा था। मीरान ने चौंक कर पहले अपने बाजू पर धरे एमन के हाथ को देखा और फिर एमन के चेहरे की तरफ, जो जुटाती हुई नज़रों से अरुमा की तरफ देख रही थी। मीरान लहज़े भर के लिए घबरा कर अरुमा के चेहरे की तरफ देखने लगा। अरुमा चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट सजाए अब अपने हाथ में मौजूद गिफ्ट एमन की तरफ बढ़ा रही थी, जिसे एमन ने यूं ही लेकिन मीरान ने दिल से शुक्रिया के साथ वसूल किया था। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, जो चाहा जाए उसे पा लिया जाए। ये सादत हर किसी के हिस्से में थोड़ी आती है। मीरान अपनी किस्मत पर मगरूर सा हो रहा था। वो तो शादी की तारीख लेने पर बज़िद था, लेकिन नबीला बेगम ने एमन के ग्रेजुएशन करने तक शादी की तारीख देने से मना कर दिया तो मीरान बादल नख्वास्ता मगर खामोश हो गया था। वो उसकी हो चुकी थी, ये भी तो कोई कम बात नहीं थी। इस बात को फ़ख्र पे से सीने पर सजाए मीरान साजिद अपने वालिदैन के हमरा रावलपिंडी वापस आ गया था। अभी तो एमन के साथ होने वाली मंगनी पर खुशी से फूल नहीं समा रहा था कि मार्केट में लगने वाली आतिशगदगी में साजिद साहब की दुकान भी लपेट में आ गई थी। लाखों का सामान और कैश जो साजिद साहब उसी दिन घर से उठाकर दुकान पर ले गए थे कि टाइम निकालकर उसे बैंक में जमा करवा देंगे, जलकर राख हो चुके थे। चलता हुआ कारोबार लम्हे में आग के शोलों में आकर ख़त्म हो गया था और ये आग के शोले साजिद साहब और मीरान को आसमान से ज़मीन पर ले आए थे। ये इस वाक़े के 1 हफ्ते बाद की बात थी। मीरान परेशान अपने कमरे में बैठा था जब उसके फ़ोन पर एमन की कॉल आने लगी थी। मीरान ने एक कॉल अटेंड की और फ़ौरन फ़ोन कान से लगा लिया। मीरान, तुमने अभी पैसे नहीं भेजे? मालिक मकान किराया लेने आए हैं।
मैं बहुत परेशान हूँ एमन। दुकान और कारोबार से ज़्यादा मुझे अब्बू की फ़िक्र हो रही है। उनका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा। हालांकि मैंने उन्हें समझाया है, जो नुकसान होना था हो चुका। हिम्मत करते हैं, कर्ज ले लेंगे, फिर से कारोबार शुरू करेंगे। लेकिन अब्बू, मेरान का लहजा बोझल हो रहा था। मेरान पैसे? एमन ने उसकी बात के जवाब में ये कहा तो अपनी परेशानी शेयर करता मेरान कतरे गुस्से में आ गया। मिल जाएंगे पैसे तुम्हें, मेरान ने नाराज़गी से कहा और उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जिस वक्त तो एमन के नंबर पर इजी पैसा के ज़रिए पैसे भिजवा रहा था, उसके फ़ोन पर कुलसूम बेगम की कॉल आने लगी थी। जी अम्मी। उसने कॉल अटेंड करके फ़ोन अपने कान से लगाया जब माँ के आंसुओं में डूबी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। मेरान, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। कुलसूम बेगम बुरी तरह रो रही थी। मेरान ने जल्दी से पैसे दुकानदार को थमाए, मोबाइल को जेब में रखा और अपना बाइक को स्टार्ट करके अंधाधुंध घर की तरफ भागा था। जब तक वो घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी थी। उन्हें एक के बाद दीगरे 2 हार्ट अटैक हुए थे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। मेरान लड़खड़ाता हुआ वहीं अस्पताल की ज़मीन पर बैठ गया था। बाप का यूं चले जाना उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। जिंदगी किसी के जाने से रुकती कब है? घड़ी की सुइयां इस तरह चलती दिन के राह और रात के चक्कर पूरे किए जा रही थी। दिन वैसे ही, सूरज वैसे ही रोज़ निकलता था और रोज़ मगरिब के आगोश में सर रखकर आंखें मूंद लेता था। लेकिन यूँ अचानक किसी बहुत अपने के जाने से पीछे रह जाने वालों की ज़िंदगियों पर तो बहुत असर होता है। कुलसूम बेगम और मेरान के लिए सदमा झेलना आसान नहीं था। पहले चलता हुआ कारोबार जलकर राख हो गया और फिर यूँ घर का सरबराह। ये सदमा बर्दाश्त ना करके राही अदम सुधार जाए तो दिल अफसरदा हो जाता है। घर में मौजूद सेविंग से साजिद साहब के कफन दफन के अखराजात तो हो गए थे, लेकिन वो पैसे भी कब तक चलते? कुलसूम बेगम ने थके हुए अंदाज से अपने हाथ में मौजूद चंद हजार मेरान के हाथ पे दे दिए थे। मेरान ने चौंक कर अपने हाथ में पड़े नीले रंग के नोटों को देखकर इस्तफामिया नज़रों से माँ की तरफ देखा था। बस यही पैसे बचे हैं, कुलसूम बेगम कहकर रो पड़ी थी। मेरान ने गहरी सांस ली और माँ के करीब बैठते हुए उन्हें अपने साथ लगा लिया था। फिक्र क्यों करती हैं, मैं हूँ ना, उसने माँ को तसल्ली दी और फिर नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकला तो उसे पता चला कि बाप की मौजूदगी का कितना घना साया होता है। वो पहले भी नौकरी करने के लिए लाहौर गया था, तब नौकरी ढूंढने और अब नौकरी तलाश करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तब लापरवाही थी, बेफिक्री थी, तब उसे बिना किसी तगदो के नौकरी भी मिल गई थी और अब उसे जूतियाँ घिसने के बाद भी 20,000 रुपये वाली ये नौकरी मिली थी, जिसने उसे शुक्र अदा करते हुए अगले ही दिन ज्वाइन कर लिया था। जैसे उसे पहली तनख्वाह मिली, उसने 5,000 कुलसूम बेगम की हथेली पर सजा दिए थे। इससे पहले कि कुलसूम बेगम उसे कुछ कहती, वो खुद ही बोल पड़ा था, अम्मी मुझे एबन से मिलने जाना है, बहुत माह हो गए हैं मैं उससे नहीं मिला हूँ। अब्बू की फौतगी में भी वो आंटी के साथ नहीं आई थी। मैं अगले माह से आपको ज़्यादा पैसे दिया करूँगा, बस इस माह किसी भी तरह मैनेज कर ले। मेरान ने नज़र झुका कर कहा तो बेगम कुलसूम आहिस्तगी से सर हिलाकर सामने से हट गई थी। वो बहुत खुश था। वो कितने महीनों के बाद उससे मिलने जा रहा था। 10,000 अलग रखने के बाद मेरान ने बाकी जो पैसे बचे थे उसने किराया रखने के बाद सारे पैसे एमन की फेवरेट चीज़ों को ख़रीदने में खर्च कर दिए थे। ये सब पहले की तरह नहीं था, लेकिन एमन की हर फेवरेट खाने की चीज़ उसके हाथ में मौजूद थी। जिस वक्त मेरान ने एमन के घर की डोरबेल को दबाया था, खुशी उसके अंदर सरायत कर गई थी। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, बेइंतहा बेतहाशा। ये सोचते हुए मेरान ने एक बार फिर बेल पर हाथ रखा। इस बार दरवाज़ा खुल चुका था, लेकिन खोलने वाला कोई तीसरा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरान ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। उस ढेर उम्र शख्स ने मेरान से हाथ मिलाया। अरे मेरान बेटा, इस आदमी के हुक्म से नबीला बेगम की आवाज़ गूंजी और वो तेज़ी से आगे बढ़कर मेरान से मिलने आई थी। आओ आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? नबीला बेगम ने मेरान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो मेरान घर के अंदर चला आया। ये मेरे भाई हैं, आसिफ भाई, एमन के मामू, दुबई में होते हैं, हमसे मिलने के लिए आए हैं। और भाई साहब, ये मेरान है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। नबीला बेगम ने मेरान का तारुफ करवाया था तो मेरान इस आधे अधूरे तारुफ पर उलझ सा गया था। आओ आओ, अंदर आकर बैठो।
तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? मीरान को साथ लिए वो हमेशा की तरह लाउंज में ले आने के बजाय ड्राइंग रूम में ले आई थी। बेटा बुरा मत मानना, मेरे भाई ज़रा पुराने ख्यालात के हैं। अगर मैं अमन के मंगेतर की हैसियत से तारुफ करवाती तो गुस्सा कर जाते कि शादी से पहले क्यों घर आने की इजाज़त दी है। नबीला बेगम ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा तो मीरान सिवाय सर को इस बात में हिलाने की क्या कर सकता था। यूँ भी वो उस दिन अहमद से मिले बिना ही वापस रावलपिंडी आ गया था। आने से पहले वो चीज़ें जो अपनी जेब में मौजूद 10,000 रुपये नबीला बेगम को थमा आया था। कुछ ही दिनों की बात है, भाई साहब चले जाएंगे तो फिर तुम आ जाना। कोच में बैठते हुए मीरान के कानों में नबीला बेगम की आवाज़ गूंजी थी। उसने सर झटका और एमन को मैसेज करने लगा। कई बार मैसेज और कॉल करने के बाद एमन ने उससे कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मीरान फ़ोन जेब में रखकर कोच के खिड़की के बाहर के मनाजिर देखने लगा। जाने कि उसका दिल उदास था और खामोश सा भी। बाहर के मंजर से उकताकर मीरान ने अपने सर को सीट के बैग पर रखा और आंखों को मूंद लिया था। मामू मुझे और अम्मी को 3 माह के लिए दुबई लेकर जा रहे हैं। एमन की चहकती हुई आवाज़ मीरान के कानों से टकराई तो मीरान लेटे हुए उठकर बैठ गया। क्यों? वो तुम्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? मीरान बेचैन सा हुआ था। वैसे ही घूमने फिरने के लिए। मामू की पूरी फैमिली होती है ना बाहर। मामू कह रहे थे कि कुछ अरसे हमारे साथ रह लो तो अम्मी मान गई, लेकिन मैंने अम्मी से कहा था मैं पहले मीरान से पूछूंगी, अगर वो मुझे इजाज़त देगा तभी मैं दुबई जाऊंगी। और मुझे पता है तुम भी कभी भी मुझे जाने से मना नहीं करोगे, है ना? एमन ने बात करते हुए रुक रुक कर मीरान से अपनी बात की तायीद चाही थी। और अगर मना कर दूँ तो फिर? मीरान अपने बिस्तर से उतरकर बाहर सहन में चला आया था। सामने ही स्याह आसमान पर मौजूद चमकता हुआ चांद उसकी नज़रों के सामने था। मना कर दोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। उसकी उदासी में घुली आवाज़ मीरान की कानों से टकराई थी, जहाँ मोहब्बत के झरनों में कुछ और खूबसूरत सुरों का इजाफा हुआ था। वहीं आसमान पर चमकते चांद की रोशनी पहले से कहीं ज़्यादा रोशन लगी थी। मोहब्बत तफाखुर बनकर उसके लबर पर आ ठहरी थी। लेकिन मीरान, अब तुम कभी दुबई की सैर के लिए लेकर नहीं जा सकते। हाँ, अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते और उनका कारोबार यूं ही चल रहा होता तो फिर मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाते, लेकिन अब तो लगता है बहुत सारे अधूरे ख्वाबों के साथ जीना पड़ेगा और इनमें से एक अधूरा ख्वाब दुबई जाने का होगा। एमन की आंखों में आंसुओं की नमकीनी घुली थी। ऐसी कोई बात नहीं है एमन, मैंने इमरान भाई से बात की है। मैं जल्द ही अपना कारोबार दोबारा शुरू कर लूँगा। मैंने मार्केट में मौजूद अब्बू के दोस्तों से कर्जा लेने की बात की है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ी रहेगा। इमरान ने जल्दी से उसे तसल्ली दी थी। लेकिन दुबई तो नहीं जा पाऊंगी। एमन की सुई दुबई पर अटकी थी। क्यों नहीं जा पाओगी? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मीरान ने सेहन में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। अच्छा, उसने आहिस्तगी से कहा। उदास हो? मीरान ने बेचैन सा हुआ। मीरान, दुबई अगर तुम नहीं ले गए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा एमन, और अगर इससे पहले तुम्हारे मामू के साथ दुबई की सैर के लिए जाना चाहती हो तो चली जाओ। वो उसे उदास नहीं देख सकता था, इसलिए अपनी मर्जी ना होने के बावजूद उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। सच में मीरान? एमन खुशी से चिल्लाई। उसकी खनकती हुई आवाज़ ने मीरान को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। मुझ में एमन? मीरान हंसा था। मुझे पता था तुम मुझे कभी भी जाने से मना नहीं करोगे। मुझे पता था मेरी खुशी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। मुझे पता था मीरान। वो किसी मैना की तरह चहकी थी। वो इससे खुश देकर मीरान को और क्या चाहिए था। एमन अब उससे खुशी से तैयारियों और प्रोग्राम के बारे में बता रही थी। इसका मतलब है तुमने तय तो पहले ही कर रखा था। मीरान ने उसे छेड़ा। हाँ ना, मुझे पता था मैं तुमसे कहूँगी तो कभी भी तुम मुझे जाने से मना नहीं करोगे। एमन के लहजे में मोहब्बत बोली थी। सुनो, वहाँ जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मीरान ने यूं ही उससे सवाल किया था। कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारी अंगूठी मेरे हाथ में की उंगली में मौजूद है, जो हर लम्हा हर वक्त मुझे तुम्हारी याद दिलाती रहती है। कैद करके पूछ रहे हो, आज़ाद तो नहीं हो जाओगी? एमन ने उसे छेड़ा था तो मीरान इस बात पर खिलकर हंस पड़ा था। अभी कैद ही कहाँ किया है। दिल चाहता है तुम्हें अपने घर लाकर अपने सामने बिठाकर पैरों देखता रहूं, मोहब्बत के नगमे सुनाता रहूं और मोहब्बत के गीत तुम्हें सुनाता रहूं। तुम अब दुबई से हो आओ, इन 2-3 माह में मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा और उसके बाद जब तुम वापस आओगी तो अम्मी को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा, ताकि अपनी शहजादी को हमेशा के लिए अपने पास
ले आऊं और फिर कैद कर लूं। मेहरान कहकर मुस्कुराया था। ढेरों बातें थी जो वो उस रात दोनों ने की थी। रात के आखिरी सितारे डूबकर नई सुबह की नवीद सुनाई दी थी, तो वहीं बैटरी ख़त्म होने की टोन भी बज गई थी। अभी तो वो और भी बहुत ढेर सारी बातें बकाया थी, लेकिन फ़ोन की बैटरी की वजह से वो दोनों मजबूर होकर कॉल बंद करके अपने अपने बिस्तरों में आकर लेटे थे। दोनों के लबों पर मुस्कुराहटें थी, खूबसूरत और दिलकश थी मुस्कुराहट। और फिर यूं एमन 3 माह के लिए नबीला बेगम के साथ दुबई चली गई थी, और इन 3 माह में भी मेहरान ने बहुत कोशिश की थी, अपनी दुकान बना ली थी, लेकिन वो दुकान साजिद साहब की दुकान की तरह दौड़ती तो क्या अब भी चल भी नहीं पा रही थी। वजह एक तो पुरानी वाली शॉप वाली जगह पर दुकान का ना मिलना, और दूसरा भी मेहरान के पास इतना तजर्बा नहीं था, लेकिन वो फिर भी पुरुमीद था। उसे यकीन था कि वो जल्द ही अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। उसने अभी तक एमन को अपनी शॉप के बारे में नहीं बताया था। उसका इरादा था एमन के वापस आने के बाद ही वो उसे अपनी दुकान की खुशखबरी सुनाएगा। वो शिद्दत से एमन के लौटने का मुंतज़िर था, क्योंकि कुलसूम बेगम ने उसे कह दिया था कि नबीला बेगम और एमन के आते ही वो उससे शादी की तारीख लेने के लिए पहुंच जाएंगी। वो अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे का घर बसता और उसकी खुशियाँ देखना चाहती थी। भला मेहरान को इस बात से क्या एतराज़ हो सकता था? वो तो खुद भी दिल से यही चाहता था कि शादी करके एमन और नबीला बेगम को अपने साथ घर ले आए, ताकि किराए के मकान और दीगर इजाफी खर्चे कम हो जाए। और फिर उसे एमन और नबीला के पास लौट आने की इत्तला मिल गई थी। जैसे ही एमन का मैसेज मौसूल हुआ, मेहरान ढेरों गिफ्ट्स के साथ उनके घर पहुंच गया था। तुम भी आ गए? एमन मेहरान को देखकर हैरान हुई थी। हाँ, आ गया। इतने महीनों बाद आई हो तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा? मेहरान ने अपने हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग्स एमन की समझ बढ़ाए, जिससे उसने बेदिली से थाम लिया था। नबीला बेगम से मिलने के बाद मेहरान उसके पास बैठा बातें कर रहा था, जब एमन का सरापा एक बार फिर दरवाजे पर इस्तादा हुआ था। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर में कुछ भी नहीं पका हुआ था। क्या करूं? एमन ने अपनी मखरूती उंगलियों को मरोड़ते हुए जाने किससे कहा था, मेहरान से या फिर नबीला बेगम से? कोई बात नहीं, खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे। मेहरान ने एमन की मुश्किल हल कर दी थी। हाँ, ये ठीक है। एमन सुनते ही अपनी जगह से हटी और नबीला बेगम के पास आकर बैठ गई। इन दोनों के पास दुबई की बातों के सिवा कोई दूसरी बात नहीं थी, यहाँ तक कि एमन और नबीला ने एक बार फिर उसे कुलसूम के बारे में भी दरियाफ्त नहीं किया था। अम्मी, शजर भाई को देखा था जब हम आ रहे थे, कैसे उदास हो रहे थे। एमन ने 1 घंटे की गुफ्तगू में कोई 25वीं बार शजर का नाम लिया था, तो मेहरान झंझला ही गया। अम्मी तुम्हारा पूछ रही थी एमन, तुम्हें याद कर रही थी, मेहरान ने जताते हुए लहजे में एमन से कहा, तो एमन के साथ साथ नबीला भी सटपटाई थी। एमन तो खुद तुम्हें और कुलसूम बहन को याद कर करके उदास हो जाती थी। तुम आते हुए कुलसूम बहन को भी ले आते, अच्छा है हमसे मिल जाती, उनका दिल भी और सा हो जाता। नबीला बेगम ने लगावट भरी लहजे में कहा था। अम्मी आना चाहती थी? क्यों आना चाहती हैं? मेहरान की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि एमन बोल पड़ी थी। शादी की तारीख लेने, और किस लिए? मेहरान ने जरा अक्खड़पन से कहा, तो एमन चुपकी होकर बैठ गई। मेहरान ने खाना ऑर्डर किया, ऑनलाइन खाना ऑर्डर देकर घर पर मंगवा लिया, और एमन बेदिली से खाना सर्व करके आ बैठी थी। मेहरान सुबह बिना नाश्ते के घर से निकला था और इस वक्त भूख से उसका बुरा हाल था। नबीला बेगम के खाना खा लेते ही मेहरान ने जल्दी से सालन अपनी प्लेट में निकाला और खाना खाने लगा। तौबा है मेहरान, ऐसे खा रहे हो जैसे कई दिनों के भूखे हो, तमीज से खाना खाओ, अपना ही है खाना। एमन के लफ्ज़, अल्फाज और लहजा पर नवाले को बमुश्किल अपने खल्क से नीचे उतारते हुए मेहरान ने अपने हाथों में पकड़ी रोटी का टुकड़ा प्लेट में रखा और खश्मगीन नज़रों से एमन को देखा। हाँ, तो ठीक ही तो कह रही हूँ, ऐसे खाना खा रहे हो जैसे पहली बार किसी होटल का खाना मिला है। उसका अंदाज इस्तराइया था। मेहरान के दिल पर किसी ने ज़ोर से तेज़ खंजर की नोक को चबोड़ डाला था। मैं सुबह से बिना नाश्ते के घर से निकला हूँ और यहाँ मुझे आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। सिवाय 1 गिलास पानी के तुमने मुझे 1 कप चाय का भी नहीं पूछा। और अब मेहरान का लहजा तासुब ज़दा हुआ था। उसने अगले ही लम्हे अपने सामने पड़ी प्लेट को परे सरकाया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अरे बेटा, एमन तो मजाक कर रही थी, तुम बैठकर खाना खाओ। नबीला बेगम ने
अदाब मेज़बानी को भी जैसे मुश्किल से ही निभा रही थी। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। एक नज़र ऐमन के चेहरे पर डालकर मेरान ने झुककर टेबल से अपना फ़ोन उठाया और खुदा हाफिज़ कहकर उनके घर से निकल आया। कितनी देर वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर ऐमन के आने का इंतज़ार करता रहा। कितनी देर तक वो बस स्टॉप पर मौजूद चाय के ढाबे वाले पर बैठकर ऐमन की कॉल का इंतज़ार करता रहा। चाय का तीसरा कप देर में ख़त्म करने के बाद वो कितनी ही देर ऐमन के एक मैसेज का इंतज़ार करता रहा था, लेकिन ना तो ऐमन की कॉल आई और ना ही कोई मैसेज। वो दिल में पहली बार ऐमन की तरफ से ढेरों नाराज़गी लिए वापस रावलपिंडी आ गया था। ये नाराज़गी और गुस्सा उसे खुद ही ऐमन को कॉल करके ख़त्म करना पड़ा था। वो जो उसे ढेरों बातें करने के लिए कॉल में लाकर बैठा था, 2 मिनट के बाद ही ऐमन उसे बहुत नींद आ रही है कहकर उसे फ़ोन बंद करना पड़ा था। मेरा हाथ में फ़ोन थामे उसकी ब्लैंक स्क्रीन को देखे जा रहा था। कुछ बदल रहा है, उसके दिल ने डरते डरते सवाल किया था। नहीं, कुछ भी नहीं बदल रहा, कुछ बदल ही नहीं सकता। उसने बुड़बुड़ाते हुए सरगोशी की थी और सहन से उड़कर अपने कमरे में आ गया था और बेड पर गिरकर मुंह में तकिया कर रख लिया था। मौसम को बदलने में टाइम लगता है। सुबह होती देखकर अपने अपने आशानों से परवाज भरते परिंदों को वापस घर लौट कर आने में टाइम लगता है। दिन को रात के गले में बाहर डालने में भी वक्त लगता है। तो ये तय था कि तब्दीली एकदम नहीं आया करती, वक्त लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है। बस एक शख्स है जिसे बदलने में बस एक लम्हा लगता है, और वो एक लम्हा मेरान और ऐमन के दरमियान आन ठहरा था। वो मेरान के साथ किए वादों और कस्मों के साथ साथ इज़्ज़त और एहतराम से पहनाई गई अंगूठी भी उसे वापस करना चाह रही थी। आह, कैसा जान का लम्हा था। ये तुम क्या कह रही हो ऐमन? कितनी मुश्किल से मेरान के लबों से लफ्ज़ निकले थे। ये तो बस मेरान ही जानता था। वही कह रही हूँ जो तुम्हें सुनाई दे रहा है। ऐमन जैसे उकताई हुई थी। मेरान ने उसकी उकताहट को एकसर नज़रअंदाज किया था। उसका ज़हन इस बात को कबूल नहीं कर रहा था। फ़ोन बंद करने के बाद मेरान कुलसूम बेगम को लाहौर जाने का बताकर घर से निकल आया था। अरे बेटा, बताकर तो जाओ, क्या हुआ है? वो बेचारी पूछती रह गई थी और वो उसी शाम ऐमन के घर मौजूद था। नबीला बेगम और ऐमन उसे देखकर ज़रा सा घबराई थी। उससे पहले कि वो संभलती, मेरान ऐमन के सामने आकर रुका था। तुम फ़ोन पर क्या कह रही थी? लहू रंग आंखें ऐमन के चेहरे पर सजाए मेरान उससे दरियाफ्त कर रहा था। देखो बेटा, आराम से बैठकर बात करो। नबीला बेगम ने आगे बढ़कर मेरान के बाजू पर हाथ रखा था। आराम से बैठकर आंटी? आपको पता है इसने मुझसे क्या कहा है? मेरान का लहजा भीगा था। हाँ, मैं जानती हूँ इसने तुमसे कहा है से क्या कहा है। हर इंसान को हक है वो अपने अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचे। और फिर मेरे भाई ने इतनी मोहब्बत और चाहत से ऐमन का रिश्ता अपनी बेटे के लिए मांगा है। मैं इनकार नहीं कर पाई और मैंने ऐमन का निकाह शजर से कर दिया है। ठंडे और धीमे लहजे में कहती हुई नबीला बेगम ने जैसे मेरान के वजूद के परखचे उड़ा दिए थे। निकाह कर दिया है? हैरत से मेरान उसकी आंखें पथरा गई थी। हाँ, निकाह कर दिया है। अगले माह वो सब आ जाएंगे और मैं ऐमन की रुखसती कर दूंगी। देखो मेरान, शोर मचाने या फिर लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। चाहो तो तुम निकाहनामा भी देख सकते हो। मुझे अपनी बेटी के शानदार मुस्तकबिल के लिए जो ठीक लगा मैंने वही कर दिया और मैं उसका हक रखती हूँ, नबीला बेगम कहकर अंदर के कमरे की तरफ चली गई थी। मेरान ने पथराई हुई नज़रों से सामने खड़ी हुई अपने लबों को दांतों से तले को चलती ऐमन की तरफ देखा, जो इस्तराबी अंदाज में अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। ऐमन, मेरान ने उसे पुकारा। मैं दुबई चली जाऊंगी मेरान। मुझे तुम्हारे साथ सिसक कर नहीं जीना था। 2 और 2 4 करते हुए ज़िंदगी को नहीं गुजारना था। इसलिए मोहब्बत, मेरान ने उसकी बात काट दी थी। मोहब्बत का क्या है? वो तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। तुम्हारी मोहब्बत मुझे कान की चूड़ियों से कभी आगे नहीं सोचने देती थी। और देखो, शजर के पास तो मेरी कलाई में सोने की चूड़ियाँ के साथ ने मेरे कलाई में सोने की चूड़ियाँ सजा दी हैं। ऐमन के अपनी कलाई में मौजूद 4 सोने की चूड़ियों को मेरान की नज़रों के सामने किया। इन चूड़ियों के एवज़ तुमने अपनी मोहब्बत का सौदा किया है। मेरान के लहजे पर लबों पर इस तरह ही मुस्कुराहट उभरी थी। वो तो आंखों में नमी ने जगह बना ली थी। मोहब्बत से पहनाई गई इन कांच की चूड़ियों की खनक क्या तुम्हें सोने की चूड़ियों में सुनाई दे रही है? मेरान के सवाल पर ऐमन के चेहरे पर तारीख सा साया गुजरा था। बहुत घाटे का सौदा किया है तुमने ऐमन। मैंने और मेरे
मेरा वक्त 15,000 की तनख्वाह पर टिके रहते। नहीं एमन मुनीब, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह जब आजमाइश में डालता है तो इस आजमाइश से निकलने के लिए इसबाब भी मुहैया करता है। मैंने अपनी दुकान बना ली है अमन, बस कुछ अरसे की बात थी। मैं तुम्हें ऐसी सोने की चूड़ियाँ बनवा दूंगा और तुम्हें दुबई भी। मिरान ने आगे बढ़कर अमन का हाथ थामना चाहा। मुझे चाहिए था जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है मिरान, एमन कहते हुए 2 कदम पीछे हटी थी। अजनबियत, बेगानगी और लातालगी, उसके अंदाज में यही सब मौजूद था। यानी वो ठीक कह रही थी। जो उसे चाहिए था वो दुबई में उसे मिल चुका था। मज़ीद कुछ भी कहना और अपनी मोहब्बत की तौहीन करवाना था। मिरान का दिल कटा था, मोहब्बत को लाई थी और वजूद जैसे एकदम कई टुकड़ों में मुस्तकीम हो गया था। वो धीरे से पलटा और हमेशा के लिए पलट कर आ गया था। नहीं, वो खुद तो वापस आ गया था, मगर उसका दिल वहीं यमन के पास उसके कदमों में पड़ा रह गया था। ये ख्वाहिशें और आरज़ुएं एक अच्छे इंसान के दिल को रोल देती हैं। मट्टी में मिला गई थी। मेज़ान को खुद नहीं पता चला वो कैसे इस घर से निकला, कब बस स्टॉप पहुंचा और कैसे अपने घर आया। पूरा 1 हफ्ता वो शदीद बुखार में मुब्तला रहा था। नकाहत कमज़ोरी ने मिरान को उठने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। कुलसूम बेगम ने घबराकर इमरान को फ़ोन किया। वो अगले ही दिन रावलपिंडी आ गए थे। मिरान का डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद ख़रीद कर लाने और फिर खुद अपने हाथों से ज़बरदस्ती मिरान को खाना खिलाने की जिम्मेदारी इमरान की थी। कमाल करती हैं खाला, आप भी 1 हफ्ते से मिरान बीमार है और आप मुझे अब फ़ोन करके बता रही हैं, मोहब्बत भरे लहजे में कहता इमरान कुलसूम बेगम को शर्मिंदा कर रहा था। जब से मिरान ने रूमा से शादी से इनकार किया था, एमन से मंगनी की थी, तब से कुलसूम बेगम बहन और उसकी औलाद से शर्मिंदा रहती थी। इससे पूछो इसे क्या हुआ है। 2 दिन के बाद जब मिरान को ज़रा सा होश आया, कुलसूम बेगम ने इमरान से कहा था, हाँ भी जल्दी से बता दो क्या हुआ है, क्यों खाला को तंग कर रहे हो। इमरान ने हल्के फुल्के लहजे में दरियाफ्त किया। मिरान ने कुछ नहीं कहकर आंखें मूंद ली थी, लेकिन वो कब तक माँ और खाला की फैमिली से सब कुछ छुपा सकता था। अगले ही माँ नबीला बेगम के कहने के मुताबिक उसके भाई एमन की रुखसती के लिए फैमिली के साथ आ चुके थे कि जब इमरान ने हैरत ज़दा होकर मिरान को कॉल कर डाली थी। ये सब क्या है मिरान? इमरान की मंगनी का क्या है इमरान भाई? वो तो टूट भी जाती है। निकाह तो शजर के साथ एमन का कब का हो चुका है। वो आहिस्ती से इमरान को बताता चला गया था। कमाल करते हो, एक बार मुझसे बात तो करते। मैं खुद एमन और खाला से बात करता। जब बात तय थी, रिश्ता तय था, फिर ऐसे कैसे वो एमन का निकाह शजर से कर सकती हैं? इमरान भाई गुस्से से बोले तो मिरान ने छोड़े भाई कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। और फिर जिस दिन एमन की शादी थी, वो सोचों में गुम बाइक पर चला जा रहा था कि वो कब से आने वाली गाड़ी जोरदार तरीके से उसकी बाइक से टकराई थी और मिरान बाइक के साथ घसीटता सड़क पर दूर तक चला गया था। उसकी टांग 2 जगह से बुरी तरह फ्रैक्चर हुई थी और अगले कई माह के लिए बिस्तर का होकर रह गया था। 6 माह बाद माँ की सूजी आंखें देखकर मिरान जैसे शर्मिंदा होकर रह जाता था। सच में अम्मी मुझे नहीं पता चला, पीछे से गाड़ी आ रही थी। उस दिन उसने माँ की हाथों को पकड़कर कहा तो कुलसूम बेगम की सुर्ख आंखें छलकने को बेताब हो रही थी। अम्मी, मिरान माँ को रोता देखकर बेचैन हुआ था। एक ही बेटे हो तुम मेरे मिरान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहती हूँ। एमन तुम्हारी खुशी थी, मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी बात मानी थी, आज तुम मेरी बात मान लो। खदीजा और आमिर भाई अब भी रूमा के रिश्ते के लिए राजी हैं। इनकार मत करना मिरान, वो एक माँ की इल्तिजा है तुमसे। कुलसूम बेगम ने रोते हुए अपने दुपट्टे को मिरान के सामने फैलाया तो मिरान तड़प कर रह गया। मार ले अम्मी, लेकिन ऐसा मत करें। आप जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं कर लें, ऐसे नहीं करें। माँ की फैलाई हुई झोली को समेट कर मिरान ने कहा और रोती हुई माँ को गले से लगा लिया। कुलसूम बेगम और भी शिद्दत से रो पड़ी थी और यूँ 2 माह बाद अरूमा दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई थी। अरूमा नहीं, जैसे भटकी हुई खुशियाँ उसके घर का रास्ता भूल कर आ गई थी। मिरान माँ को खुश देखता तो ममनून नज़रों से अरूमा को देखने लगता। मैं अच्छी हूँ ना? अरूमा मासूमियत से अपनी आंखों को पटपटाती तो मिरान इस बात में सर हिलाकर धीरे से मुस्कुरा देता था। मिरान की दुकान अच्छी खासी चलने क्या अब तो दौड़ने लगी थी। उस दिन भी वो अपनी दुकान और मुलाजमों के साथ कस्टमर्स के साथ बेहद मसरूफ़ था जब उसके फ़ोन पर एक कॉल आई थी नामालूम नंबर से।
मेरान ने जब फिर भी कॉल अटेंड कर ली थी। हेलो जी, कौन? मेरान ने मसरूफियत से भरे लहजे में पूछा, मगर दूसरी सिम छाई खामोशी ने मेरान को उलझन में डाल दिया। जी कौन? उनके अब के मेरान ने कदरे गुस्से में कहा तो दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज़ उभरी थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में मेरान उसकी आवाज़ को पहचान गया था। एमन उसके लब पर पड़ाए थे। मुझे माफ़ कर दो मेरान, मुझे माफ़ कर दो। आसमान पर उड़ने की ख्वाहिश ने मुझे कदमों से ज़मीन भी खींच ली है। शजर ने मुझे तलाक दे दी है। मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कज़न मैरिज का नतीजा है। शजर को औलाद चाहिए थी। उसने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। माजूर बेटे से वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, इसलिए वो मुझे और अम्मी को वापस पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। अम्मी से भाई और भतीजे का रवैया बर्दाश्त नहीं हो सका। फालज होने की वजह से वो खुद बिस्तर की होकर रह गई हैं। मामू ने ये मकान ख़रीद कर मेरे नाम लगवा दिया है। शजर से तो किसी बात की उम्मीद रखना ही फजूल है। कितना जालिम बाप है वो। कहता है अपने बेटे को मार दो, मैं उसका खर्चा नहीं उठाऊंगा। अब अगर समी ऐसा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है मेरान? वो बुरी तरह रो रही थी और उसका यूँ रोना मेरान को तकलीफ़ दे रहा था। मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो मेरान, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किससे कहूँ, कैसे कहूँ? बस एक तुम ही हो वो किरण जिससे मुझे मदद की थोड़ी सी उम्मीद थी। वो फरियाद कर रही थी। 2 माजूर लोगों के साथ नौकरी कैसे करोगी एमन? मेरान का दिल बुरा हुआ था। ज़रूरी नहीं है मेरान, नौकरी नहीं करूँ। ज़रूरी है मेरान, नौकरी नहीं करूँगी तो ये लोग भूख से मर जाएंगे। एमन बेबसी से बोली थी। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, मेरान ने कहकर फ़ोन बंद किया और दुकान मुलाजमों के हवाले करके खुद चाय के ढाबे पर आ बैठा था। कितनी देर तक उसे सोचने में बस चंद मिनट लगे। उसने अपने फ़ोन से 15,000 का कैश एमन के फ़ोन पर नंबर पर मौजूद अकाउंट में भेज दिया था। कुछ देर बाद ही एमन की कॉल उसकी स्क्रीन पर जगमगा रही थी। मेरान ने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगा लिया। कुछ मत कहना, जब तक आंटी ठीक नहीं होती हर माह तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगा। तुम अच्छे से उन दोनों की देखभाल कर लिया करो, मेरान ने कहा और एमन की कोई भी बात सुने बिना फ़ोन काट दिया। कैसे मर्द हो तुम? ये जुमला रूमा ने तब कहा जब उसने रूमा को एमन के हालात और उसकी मजबूरी के बारे में बताया। वो उसकी शरीके सफ़र थी। ये कैसे मुमकिन था ये बात रूमा को किसी और से पता चलती, मेरान से नहीं। गुस्सा नहीं आया आपको इस बात पर? बात सुनाते कि अब क्यों मुझसे मदद मांग रही हो? रूमा नाराज़ हुई थी। मेरान मुस्कुराया था। गुस्सा तो अपनों पर किया जाता है। मेरान के कहने पर रूमा का गुस्सा झाग की तरह बैठा था। अब वो मेरी नहीं है। उसे उम्मीद थी कि मैं उसकी मदद करूँगा और पता है मैं उस लम्हे में सोच में पड़ गया था कि मेरान साजिद इस काबिल है किसी की उम्मीद को पूरा कर सके। भूल गया मैं वो एमन थी और मैं मेरान। बस वो थी और मैं था। मेरान कहकर हंसा और रूमा ने कुछ भी कहे बिना अपना सर उसके कंधों पर रख दिया। डल्ली रात के साथ यादों का सफ़र करते मेरान ने करवट बदलकर दूसरी जानिब सोई हुई रूमा की तरफ देखा। वो लेटे से उठकर बैठ गया। साइड टेबल पर पड़े अपने फ़ोन को उठाकर उसने तारीख देखी। कल 1 जून था। मेरान ने हर माह की पहली तारीख को एमन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। हमेशा की तरह एमन का थैंक यू लिखा मैसेज उसके फ़ोन पर जगमगाया था। इसकी ज़रूरत नहीं। मेरान ने हमेशा की तरह मैसेज लिखकर एमन को सेंड किया और अपना फ़ोन वापस रखकर रूमा की तरफ देखा। रूमा, उसने धीरे से सोई रूमा के कंधे को हिलाया। गहरी नींद सोई रूमा ने अपनी आंखों को मुश्किल खोला और मेरान की तरफ देखा। तुम कहती हो ना कैसा मर्द हूँ मैं, जो इतना कुछ होने के बावजूद एमन से नफरत नहीं कर पाया। मगर ये बताओ तुम कैसी औरत हो? जानती भी हो मैंने एमन से मोहब्बत की, तुम्हें रिजेक्ट करके मंगनी उससे की, इसके ठकराने पर तुमसे शादी की। तुम कैसी औरत हो जो फिर भी मुझसे मोहब्बत करती हो और करती चली जा रही हो? मेरान सवाल के जवाब में मंदी मंदी आंखें खोल चुकी थी। रूमा उठकर बैठी और खुशमगीन नज़रों से मेरान को देखने लगी। मैं तो ऐसी ही औरत हूँ, तुम कैसे मर्द हो? रूमा ने नाक चढ़ाकर कहा। ऐसा ही हूँ। मेरान ने उसकी नाक खींची थी। तो फिर भी ऐसी ही हो। मोहब्बत करती हूँ तो बस करती हूँ। आपने क्या किया?
क्यों किया मुझे इसका नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि आपकी सारी मोहब्बत ना से ही सारी वफादारी मेरे साथ है। इससे ज़्यादा अरूमा को कुछ नहीं चाहिए। उसके लहजे में मोहब्बत थी और मुझे अरूमा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मीरान ने मान भरे लहजे में कहा और अरूमा को खींचकर अपने चौड़े सीने में छुपा लिया। कैसे मर्द हैं आप? अरूमा ने उसे छेड़ा था। कैसी औरत हो तुम? मीरान ने अरूमा को छेड़ा और फिर दोनों हंसते चले गए। मोहब्बत की देवी ने तफाखुर से उन दोनों की तरफ देखने के बाद तासुब भरी नज़रों से दूर बैठी एमन की तरफ देखा, जो लालच में आकर अपना नुकसान कर बैठी थी, और अपना फ़ोन हाथ में थामे मीरान के एक मैसेज इसकी ज़रूरत नहीं है को पिछले कई मिनटों से पढ़ी जा रही थी। और फिर एमन ने अपने अंदर एक बुलंद होती सिसकियों का गला दबाने के लिए ज़ोर से अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर रोती चली गई। मीरान, तुम जैसा कोई नहीं, एमन को तो तुम जैसा कोई नहीं मिल सकता। मैं कैसी बदकिस्मत हूँ, मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, बहुत दूर। वो रोती जा रही थी और अब उसके पास सिवाय रोने के बचा ही क्या था। पछतावा, आंसू, बस यही एमन का मुकद्दर ठहरे थे और अब उसके सहारे जीना था। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट की सूरत में। थैंक यू।